मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई 1949 में, सरकार देश में कांग्रेस की थी। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उन ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी। 1949 में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई तब गवर्नर जनरल थे भारत में, सरकार कांग्रेस की थी। और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के, तब यूनाइटेड प्रोविंस था, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत स्वयं गए थे और फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको रोक दिया था, क्योंकि तब तक संविधान लागू नहीं था। तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, वो भी कांग्रेस थी। 1966 में संतों को, सेवक संतों पर गोली चलवाने वाली भी कांग्रेसी थी। 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए थे तो उसको रोक देने वाली भी कांग्रेस थी। 1988 में जब हम भारत माता एकात्मता रथ चला रहे थे तो वीर बहादुर सिंह सीएम थे, उसे रोकने वाली भी कांग्रेस थी। 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाने वाली भी कांग्रेस थी। 1992 में यह कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2007 में कोर्ट में हलफनामा दे के ये कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी, वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। है कि बाबा साहब अंबेडकर से इनकी नफरत तो मुझे पता थी, पर उनके बनाए गए संविधान से इतनी नफरत, और संविधान की प्रस्तावना से नफरत, आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 से नफरत, राइट टू ऑफ इक्वलिटी से नफरत। क्यों इतनी नफरत करते हो दलितों से? क्यों इतनी नफरत करते हो बाबा साहब अंबेडकर से? मैं ये बोलता हूं, और मैं आपको बार बार कहता हूं, श्रीलंका के तमिलों ने क्या आपसे गुनाह कर लिया? उनको क्यों नहीं पनाह दी इस एक्ट में? भूटान के लोगों को पनाह क्यों नहीं देना चाहते? चाइना के लोगों को पनाह क्यों नहीं देना चाहते? क्या इन्हीं 3 देशों के लोगों को पनाह देना चाहते? आप बताता हूं अब इनका बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा की बात। अरे जो वहां से मांग रहे हैं उसमें 80 से 90% दलित हैं, और बाबा साहब अंबेडकर की बात ये करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद गए प्रचार करने के लिए। जब नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जाइए, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बाबा साहब अंबेडकर का वह इस संसद में दिया गया भाषण सुनिए, क्या क्या इन लोगों ने उनके साथ किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने लिखा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस आत्मा में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, यह बाबा साहब अंबेडकर का वक्तव्य नहीं था। मगर 1976 में संविधान की आत्मा को कुचलकर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, देश में आपातकाल लगाकर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा। और मैं बताना चाहता हूं, सेकुलर वर्ड पे जब बहस हुई संविधान सभा में, जानते क्या हुआ? वो कोई मिस्टर शाह थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। विरोध में बोलने वाले कौन? एचसी मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तर्क क्या दिया? जब हम अपने को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ड नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक है तो फिर सेकुलर नहीं होना चाहिए। ये दोनों कैसे चलेंगे? इसलिए वो संविधान सभा ने खारिज किया, और आपने सारे विपक्ष को जेल में डालकर, इमरजेंसी में गला घोटकर 1976 में वो शब्द डाला। और साहब ऐसा डाला उसके बाद कि ऐसी समस्या क्रिएट हुई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब देश को आजादी मिली, कितने जैन राजा थे, कितने बौद्ध राजा थे, कितने पारसी राजा थे, एक महाराजा पटियाला छोड़ दे सिख राजा नहीं थे, ठीक? मगर वो सब तो आज खूब प्रॉस्परस कम्युनिटी है। और जो मुस्लिम थे लाइन लगा के थे, पटौदी के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और उसके बाद आज कहते वो बेचारे हो गए। जानते क्यों ऐसा हुआ? कि ये जो हुक्मराने वक्त थे वो मजलूम हो गए, क्योंकि किसी सेकुलर के जाल में फंसकर उलझलूल हो गए। प्रोफेसर वल्लभ, क्योंकि अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को हम तब्दील होने नहीं देंगे।
हम गांधी के ख्वाबों को चुकनाचूर होने नहीं देंगे, हम राजेंद्र प्रसाद के उम्मीदों पर पानी फिरने नहीं देंगे, हम सरदार पटेल के उन तमाम हौसलों को बुलंद रखेंगे। इसीलिए हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये कोई हम वफादारी के लिए या सरकार के दबाव में नहीं है, हरगिज नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ना आपके दबाव में है, ना तुष्टीकरण का 2020 है उनका कहना है, और ये एनपीआर और एनआरसी के नाम पर कि दोनों अलग है, आप धूल झोंक रहे हैं देश की आंखों में। तीनों पर आपका जवाब। तुष्टीकरण का तो बड़ा लंबा मैच चल रहा है, 70 साल से चल रहा है, 60-65 साल से तो मुसलसल चल रहा है, और सबने इसमें जम के बैटिंग की है। और ओवैसी जी जैसी पार्टियां तो उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल के आ गई। और जब ये लोग आके ये कहते हैं कि हम तो तिरंगा इसलिए लाएंगे कि हम सेकुलरिज्म के पक्ष में, तो यही तो वो पार्टी है जो कहती थी ट्रिपल तलाक पे कौन होता है सुप्रीम कोर्ट बोलने वाला, जब मेहरम हटाया गया तो कौन होता है बोलने वाला, जब शाहबानो केस हुआ तो शरीयत के का ही नियम लागू होना चाहिए, वो सेकुलरिज्म है। मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ होना चाहिए, वो सेकुलरिज्म है। यही वो पार्टी थी जो कहती थी वंदे मातरम तो छोड़िए, कहां लिखा है संविधान में कि राष्ट्रगान गाया जाए तो खड़े होना चाहिए। याद करिए अंजना जी, हम लोगों ने भी वो डिबेट की है, और ओवैसी जी स्वयं भी उस डिबेट में शामिल होते थे। तिरंगा झंडा फहराया जाए तो कहां खड़े होना चाहिए। और वो लोग जब यहां पर आकर ये बात कहते हैं, तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा, अभी नकाब पोशों के बारे में तफ्तीश चल रही है, मगर यहां चेहरे पर पड़ा हुआ नकाब साफ दिखाई पड़ रहा है। पूरा देश लड़ा था जंग आजादी की लड़ाई, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लड़ा था, वो था आरएसएस। वो गोरों के साथ उनके छोरे बन के खड़े थे, और वो जब आज बताते हैं कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, कम से कम माफी मांग लो पहले कि हम नहीं लड़े थे, हमने देश के साथ गद्दारियां की थी, हमने देश के खिलाफ गवाहियां दी थी, हमने फला फला किया था, हमें माफ करो, फिर ये बात शुरू करो तो किसी को हजम भी होगी। जी अब आप सुनिए, अब मैं बिल्कुल सारे दर्शकों से कह रहा हूं, आज इंटरनेट का जमाना है, सब खोल के देख लेना। संघ बना 1925 में, वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई 13 मार्च 1910। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। उसकी अध्यक्षता में आप आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। इसी के लिए कहा है, इसीलिए कहा है अकबर इलाहाबादी ने। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए आप शांति से रहे, पूरा बोलूंगा। एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों के जमाने में पुलिस की गोली से मारा गया, एक जो काला पानी हुई हो, एक जिसको फांसी हुई हो, राणा लाजपत राय को छोड़कर एक जो पुलिस के डंडे खाए हो। अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर बार बार इनका रटा। जी सुधांशु त्रिवेदी जी का विरोध करिए, विरोध का आपको अधिकार है, बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से भरपूर विरोध करिए, क्रिटिसाइज करिए। अब इन्होंने एक बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 14-15 में लिखा था कि सब लोग बराबर हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यही बोला ना इन्होंने। अब बताइए, ये 1986 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शरिया के पक्ष में पलटने का काम शाहबानो केस में किया। बोलिए, राजीव गांधी जो थे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की हत्या की, सिद्धांतों की। अब सुनिए, 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनवाया? कि अलग नियम होगा? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो उसमें तो होना चाहिए। और आपको पता है, इस देश में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास, मंदिर मठों के पास नहीं है। कारण वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो वहां पर तो स्पेशल प्रावधान होना चाहिए। तब डॉक्टर अंबेडकर का 15वां आर्टिकल भूल जाते हैं और मनमोहन सिंह 2007 में कहते हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं। कांग्रेस कहती है मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, तब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं। और अब जब पाकिस्तानी मुस्लिमों को बसाने की बात आए तो अंबेडकर याद आते हैं। ओके, प्रोफेसर वल्लभ हुसैन, तो सुधांशु, it's a serious question. I mean, if you are a party that is inclusive and as you say that that you won UP on this sort of development progressive agenda, if you're saying you want to win Muslims over with a positive agenda, then you haven't given a single Muslim a ticket. So do you think, and I asked this question the other day, that the BJP should just say it's a Hindu nationalist now I will party? Answer. Nidhi, I will answer with the proper statistics. In UP, what is the percentage of Muslims?
It's around 18-19%. And what is the percentage of Muslims in government services? 2%. In Bengal, they are 27%, and in government services, it is 2%. In Gujarat, they are 8%, and in the government services, they are 8%. And I would like to ask, UP में बताइए, 80% SDM एक जात के थे, 75% SHOs were from one caste. कितने मुस्लिम थे? From BSP, the district coordinator was the most powerful post. They were not from one class, they were from one caste. कितने Muslims थे? So Muslims are also understanding. You are just taking them. They are trying to hoodwink the Muslim voters, and we are hopeful that as we are able to break the caste bracket, a time will come we will be able to break this communal bracket also. अगर अनुमति हो तो ओवैसी जी भी मंदिर जा सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं जाएंगे, इनका धर्म अनुमति नहीं देता है, लेकिन अगर धर्म दे अनुमति और अगर मंदिर वाला दे अनुमति तो क्यों नहीं जा सकते ये? अगर ये हिंदुइज्म के सभी उत्तीर्ण लक्ष्यों को, क्वालिटीज को फॉलो करते हैं तो ये बेहतर हिंदू है या मैं जनेऊधारी बेहतर हिंदू हूं? क्या इस प्रकार की हिंदुइज्म की परिभाषा बेहतर है जो बार बार पूछती है आपसे कि आप कैसे हिंदू हैं? देखिए, जो आपने बात कही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मंदिर जाए, मंदिरों में तो ऐसी रोक भी नहीं है कि नॉन हिंदूज नहीं जा सकते, मगर समस्या ये है कि श्रद्धा भाव से आप धर्म के विचार से जा रहे हैं या चुनाव के समय जा रहे हैं। ये चुनाव के समय जब ज्यादा मंदिर जाना नजर आता है, और वो भी वो नेता जिसका किसी जमाने में ये स्टेटमेंट आया था कि मंदिर लोग किस लिए जाते हैं, छेड़खानी करने के लिए जाते हैं, अचानक वो चुनाव के समय जाने लगते हैं, तब मन में शंका उत्पन्न होती है कि भाई। और दूसरी बात, भाई आज तक हमारे किसी नेता ने कहा कि साहब हम जनेऊधारी हैं या फलाना है, वैसे तो मैं इस पर नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा, उनका यज्ञोपवीत कब हुआ इसकी जानकारी मेरे ख्याल से भारत में किसी को नहीं होगी, और किस पुरोहित ने करवा दिया ये भी नहीं होगा, खैर वो एक अलग विषय है। मगर एक समस्या और भी है, जैसे इन्होंने अभी कहा सिंघवी जी ने कि हम लोगों के बारे में कहा कि हम लोग इंतहा पसंद हैं, मगर साहब मैं पूछना चाहता हूं, जुगलबंदी तो आपकी इनके साथ ही बनती है। आप लोग आंध्र प्रदेश में एक साथ मिलकर सरकार चलाए थे कि नहीं? जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो बयान दिया है तब आपका पार्टनर था कि नहीं? इशरत जहां का मामला हो तो दोनों एक साथ, जाकिर नायक का मामला हो तो दोनों एक साथ, अफजल गुरु का मामला हो दोनों एक साथ, मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो दोनों एक साथ। गजब की जवाबी कव्वाली है दोनों के बीच में, और कह रहे हैं सवाब हमसे दो मुद्दों की जुगलबंदी को 5 मुद्दों की जुगलबंदी बना दिया। तो हकीकत में इन्होंने अपना काम किया या अपना काम तमाम किया, ये इन्हें खुद समझना चाहिए। मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए, अभी जो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस के नेता, नहीं एक मिनट, इन्होंने ये कहा कि 1942 में किया था कि नहीं? फारूक साहब ने 1942 में किसकी सरकार थी बोलिए? अंग्रेज की। और प्रोविंशियल असेंबलीज में किसकी सरकार थी? 1937 में कांग्रेस ने सरकार बनाई अंग्रेजों के अधीन। 1946 में जब नेहरू जी पहली बार अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट मिशन के अंडर में, मान्यवर पूछना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। जब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था और लॉर्ड माउंटबेटन शपथ दिला रहे थे, किसके प्रति निष्ठा व्यक्त करके सत्ता में आए थे? अंग्रेजों के पक्ष में ना। बोलिए 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज का समर्थन किया था कि नहीं? बोलिए। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके टर्की में खलीफा को हटाने के लिए जो अंग्रेजों ने किया, उसके खिलाफ खलीफत मूवमेंट का समर्थन किया, और टर्की की जनता ने नहीं किया। क्या बात करते जनाब आप? जो अंग्रेजों के अधीन सरकार बनाए वो कहते समर्थन किया कि नहीं? और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का वो वर्ड पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? भारत की पूर्वी सीमा पर साम्राज्यवादी शक्तियां आ गई हैं और उनका बढ़ना ना भारत के हित में ना ब्रिटिश साम्राज्य के हित में। ये रेजोल्यूशन का पार्ट है। ये कौन शक्तियां आ गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए थे ना। वो आजाद हिंद फौज खौफ नजर आ रही थी। क्या यह सत्य नहीं है कि क्या इस वजह से आपने आंदोलन शुरू किया जब नेताजी की फौज इंफाल तक आने लगी थी? और आप कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र सरकार 1943 की आजाद हिंद फौज की सरकार थी। परतंत्र भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। सिद्धांशु जी, ये बात बताइए कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा आपने एक अजीब कारनामा किया, जिस पर क्रिमिनल केस है उसको आपने पद्म विभूषण दे दिया। ये क्या बात है सर? जिस पर क्रिमिनल केस है उसको पद्म विभूषण दे दिया आप। ठीक है, मैं जाकिर नायक के साथ हूं, मैं सबके साथ हूं। सर आप तो अच्छे हैं ना सर, आप क्यों गलती कर दी है? अडवाणी के ऊपर क्रिमिनल केस है, इतना बड़ा पद्म विभूषण दे दिया उनको आप।
अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि कल एक जमीन को संताल होना पड़ेगा, कल हम पत्थर पे बैठेंगे, मैं दिल्ली जा रहा हूं। आप बताइए, ये सब चीजें आप कर रहे हैं। अंजना जी एक बात, जिस क्रिमिनल केस की आप बात कर रहे हैं, अब मैं बोल लूं, आप जिस क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से तो 1977 में कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाता। अरे भैया, जॉर्ज फर्नांडिस पे भी बड़ौदा डायनामाइट केस लगाया था, और इस देश के कानून के हिसाब से मुलायम सिंह की सरकार आई, फूलन देवी से सारे केस विड्रॉ कर लिए। मतलब आज फूलन देवी नीट एंड क्लीन होती और लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो आरोपी हैं। ऐसा गजब का इंसाफ आपकी सरकारें करती हैं। नहीं, आपकी बात सही है, तो नेक्स्ट टाइम भारत भूषण दीजिए, नेक्स्ट टाइम भारत रत्न दीजिए। अभी इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही और रूल की। कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को वहां मंदिर था या मस्जिद थी? बाकायदा मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, मगर ये भी बाबरी मस्जिद कहेंगे, ये भी बाबरी मस्जिद कहेंगे। और अगर आप अपनी सुविधा से 1950 से पीछे जाना चाहेंगे तो ये आपकी सहूलियत पर नहीं होगा कि 1936 पे रुकें, 1786 पे रुकें, कि 1526 पे रुकें, फिर 5000 साल पीछे जाएंगे। और एक फैक्ट और मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, बाबर के जमाने के खसरे में क्या लिखा है? वल्दियत राजा दशरथ। औरंगजेब के जमाने में लिखा मस्जिद जन्म स्थान। अरे कौन, किसका जन्म स्थान? मीर बाकी के पत्थर में लिखा फरिश्ते के उतरने की जगह। कौन फरिश्ता उतरा था? और 1976 में राम जन्मभूमि शुरू होने से पहले बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में निकल रहा था कि के मोहम्मद ने बताया, आपकी सरकार ने रुकवा दिया, वरना मामला तभी सॉल्व हो गया होता और शायद हम लोगों को जो आप कहते हैं ना बड़ा फायदा मिल गया, वो भी नहीं मिला। अगर to say that Shaheen Bagh की बात हुई, Shaheen Bagh is a place and it's not about Hindu or Muslim, it's about our people. It's about our the people. constitution, I believe. Yes, okay. सुधांशु त्रिवेदी ये कह रही है शाहीन बाग हिंदू मुसलमान से उसका कोई मतलब नहीं है, वो हमारे लोग हैं, यही कहा आपने? जवाब। बिल्कुल सही बात है कि इसका हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर आज जो शाहीन बाग में मुद्दा शुरू हुआ था सीए से, बल्कि मैं कहूंगा आसाम की संस्कृति की रक्षा के नाम पर, और जो बातें निकल के सामने आ रही, जो दर्द छलक रहे हैं पुराने, तो मुझे वही पंक्ति, अभी एक एक स्टेप बता रहा हूं सर, वही पंक्ति याद आती है, दिल ने फिर याद किया, वर्क सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। अब आपको बताता हूं क्या उभर आया। कश्मीर सेकुलरिज्म का प्रतीक था, 370 हटा दी गई। यहां सब यंग बच्चे बैठे, मैं बताना चाहता हूं सेकुलर वर्ड भारत के संविधान में कब डाला गया? 1976 में, आपातकाल में पूरा विपक्ष जेल में था, और संविधान का प्रियम्बल, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसमें संशोधन करके डाला गया 42वां संविधान संशोधन। वहां तक तो ठीक है। भारत में एक राज्य ऐसा था जिसने कहा कि वो हम सेकुलर वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो कौन राज्य था? वो था जम्मू कश्मीर। और उसने किस चीज की आड़ ली? धारा 370 की। अब आप बताइए, जिस राज्य ने सेकुलर वर्ड को अडॉप्ट नहीं किया, जिस 370 के चलते हुए वो 370 हटना सेकुलरिज्म का प्रतीक हो गया, सेकुलरिज्म पे आघात हो गया, इससे बड़ा छल प्रपंच छलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता जो रखने की बात कही जा रही है। मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, 15 लाख की बात। मैं कहता हूं ना, आओ पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाओ और डिस्कशन करो 15 लाख पे। ऐसा पानी होगा हकीकत कि समझ में आ जाएगा। जो हिंदी की कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल